नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले लाख टके की बात में आपको बताएंगे, लखनऊ के केजीएमयू कैंपस में बनी हुई 6 अवैध मज़ारों को नोटिस की मियाद पर 8 फरवरी को खत्म इसको किया जा रहा है और अजय राय ने इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। नोटिस के मुताबिक अगर मज़ार प्रबंधन केजीएमयू नोटिस का जवाब नहीं देती है तो बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। मौलाना ने जहां एतराज जताया है, वहीं धर्म गुरुओं ने इस पर समर्थन भी किया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनी 6 अवैध मज़ारों को मिले नोटिस का वक्त 8 फरवरी को खत्म हो रहा है। अगर केजीएमयू को नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो सभी 8 मज़ार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये तो सरकार की पूरी तरीके से अपनी योजनाएं हैं। वो जहां चाहते हैं उस तरीके से प्रकरण खड़ा करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हर गली गली में इनको सारे प्रकरण मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि विकास की बात न करके ये विनाश का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मौलाना का दावा है कि ये मज़ारें सैकड़ों साल पुरानी हैं। वहीं हिंदू धर्म गुरु ने इस पर ऐतराज जताया है। ये मज़ारात उस वक्त बनी हैं जबकि इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट लखनऊ में मौजूद नहीं था जहां से कि परमिशन ली जाती, और न उस वक्त केजीएमयू खुद बना था, बल्कि मज़ारात के बनने के सैकड़ों साल बाद केजीएमयू की तामीर हुई है। इस वजह से ये कहना कि इन मज़ारात को वहां से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। प्रमाण है तुम्हारे पास तो वो प्रमाण तुमको दिखाना होगा। अगर प्रमाण सही होंगे तो वो अवैध मज़ार नहीं हटेगा, अगर वह अवैध है तो वो हटना स्वाभाविक है, क्योंकि अवैध का कोई जगह नहीं होता है। केजीएमयू के नोटिस में मज़ारों का रखरखाव करने वाली कमेटी को 15 दिन का वक्त दिया गया था, जो 8 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर प्रमाणित दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और अब एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कि यूपी में अब चाइनीज मांझे से मौत होने को हत्या माना जाएगा। चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने और मौत के मामले से सीएम योगी ने काफी सख्त रुख अपनाया है और सीएम योगी ने अफसरों को इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा है कि बैन के बाद भी चाइनीज मांझा बिक कैसे रहा है, इस पर फौरन रोक लगानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में छापेमारी के निर्देश भी दिए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने चाइनीज मांझे से हो रही मौतों पर नाराजगी जताई है। अब चाइनीज मांझे से मौत होने को हत्या माना जाएगा। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में छापेमारी के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश देने के साथ पूछा है कि बैन के बाद भी बाजार में मांझा कैसे बिक रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लखनऊ में चाइनीज मांझे से 33 साल के युवक शोएब के गले की नस कट गई। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था, जिसे अब हत्या की धारा में बदल दिया गया है। हम लोगों ने अपनी सूचना इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए भी लोग लगाए हैं, अपने आदमी भी लगाए हैं, और जो कभी यही बात प्रकाश में आ रही है कि जो पतंग ले जाता है उड़ाने के लिए वो अपने घर पे भी इस तरह का काम कर लेता है। तो हम लोग इसमें व्यापक इंटेलिजेंस कलेक्शन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उसको खिलाफ। सीएम योगी के निर्देश के बाद अलग अलग शहरों में दुकानों पर पुलिस रेड डाल रही है और चेकिंग कर रही है। लखनऊ, मेरठ, संभल समेत कई शहरों में पुलिस का एक्शन दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बढ़ते हैं आगे। अखिलेश यादव के एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 7 से वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वाराणसी से मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वोट जिहाद का आरोप लगाया है। वहीं एसआईआर को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के आरोपों को झूठा करार दिया है।
उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। अखिलेश ने एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। की जिम्मेदारी है वोट ज्यादा से ज्यादा बने, ये नहीं कि वोट ज्यादा से ज्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता ही है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई सूचना कई जानकारी दी हैं जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। खुला चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या मतलब है? चुनाव आयोग अपना काम करा रहे हैं, उसमें सारी पार्टियां अपना अपना वोट बढ़ा रही हैं, नाम कटवा रही हैं, तो आप भी उस काम को कर ही रहे हो। वहीं वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी नॉर्थ की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। मंत्री का आरोप है कि 9000 नामों पर डाउट है, जिनमें से 95% मुस्लिम हैं। यह जब घर घर जाके जांच के बिरले तो ये पाया गया कि एक एक घर में एक एक व्यक्ति का 2 बार 3 बार नाम है। वो नाम का सूची बना करके मैं डीएम को दे रहा हूँ। यह पेन ड्राइव में भी है, फिजिकल भी है। मंत्री का आरोप है कि एक वर्ग विशेष वोट जिहाद कर रहा है। डीएम का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। आज अभी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पे कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं जो अलग अलग बूथों के संबंध में है। सभी मामलों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराएंगे। एसआईआर को लेकर जहां अखिलेश ने फॉर्म 7 को लेकर सवाल उठाए, वहीं मंत्री ने भी 9000 नामों पर ऐतराज जता दिया, जिस पर सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एसपी और कांग्रेस ने जहां मंत्री के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि एसआईआर पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष भ्रम फैला रहा है। बनारस में मंत्री जी हैं रविंद्र जायसवाल जी, वो जिस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का जो नेक्सस है, जिसके जरिए वोट चोरी की जा रही है, जिसके जरिए मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का वोट छीना जा रहा है, उसको छुपाने के लिए रविंद्र जायसवाल जी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि स्थायी रूप से ऐसे घुसपैठिए इस देश में घुसे रहें और उनको वोट करते रहें। क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो? क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश में, इस देश में प्रधानमंत्री कौन हो? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे और विपक्ष की हर चाल को नाकामयाब करने का संकल्प हमने लिया। समाजवादी पार्टी के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और उसमें 90% केवल मुस्लिम काटे जा रहे हैं। फार्म अगर कोई गांव का आदमी के नाम पर फर्जी फार्म भर के कुछ लोग, भाजपा के लोग बीएलओ पर दबाव डालते हैं कि इसको लेकर नाम काट दो। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में नाबार्ड के जरिए आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 का उद्घाटन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कृषि विकास दर 8% से बढ़ाकर 18% से अधिक होने का उल्लेख किया। और इस मौके पर सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और 2017 से पहले माफिया हावी थे, कोऑपरेटिव सेक्टर में माफिया काफी हावी थे। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी? कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। वहीं संभल में 1978 में हुए दंगों को लेकर फिल्म कल्कि पर सियासत तेज हो गई है। एसपी सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने अपने पिता शफीकुर रहमान बर्क और पुत्र जियाउर रहमान बर्क को क्लीन चिट दी है। एसपी सांसद के पिता ने दंगों के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। उनके इस बयान पर संतों ने कड़ा एतराज व्यक्त किया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
1978 में संभल में हुए दंगों को लेकर बनाई गई फिल्म कल्कि पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। सांसद के पिता ने अपने पिता शफीकुर रहमान बर्क और पुत्र जियाउर रहमान बर्क को क्लीन चिट देते हुए दंगों के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। सन 78 में तो डॉक्टर बरसात यहाँ थे भी नहीं, उनका नाम लिया जा रहा है। और वो सन 78 का बलवा तो वो मुसलमानों ने उसकी शुरुआत नहीं की, बल्कि गैर मुस्लिम कोई भी नाम, गैर मुस्लिम नाम तो पता नहीं। संतों ने एसपी सांसद के पिता के खिलाफ कड़ा ऐतराज जताया है। संभल 1978 की घटना संपूर्ण भारत जान रहा है, किस तरह से बर्बरता इन लोगों ने वहां पर किया था हिंदुओं के साथ। आज ये सांसद हो गए हैं, अपने बच्चों को अपने मुंह से ही क्लीन चिट दे रहे हैं। ममलुकुर रहमान के द्वारा जो एक विवादित बयान दिया जा रहा है, वहां पर 1978 में हुए दंगे के साथ कार्रवाइयों पर जो फिल्म बनाई जा रही है उसमें होने वाले षड्यंत्रों का खुलासा होगा। ममलुकुर रहमान ने जो विवादित बयान दिया है 1978 दंगों का, कि जिसमें हिंदुओं को जो है दोषी ठहराया जा रहा है और उन्होंने अपने पिता और पुत्र को क्लीन चिट दिया, ये सरासर गलत है। वहीं एसपी का कहना है कि दंगा करवाना और उस पर सियासत करना बीजेपी का काम है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरवेश्वर सिंह जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने नगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो शहर दर शहर, जिले दर जिले और स्टेट दर स्टेट भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगों को करा करके और उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का हमेशा से काम करती थी, कर रही है और आगे भी करेगी। फिल्म कल्कि संभल के निर्माता अमित जानी के खिलाफ ममलुकुर रहमान ने कोर्ट में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने नई रणनीति बनाई है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के यूथ विंग अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब सवाल यही है कि क्या पश्चिमी यूपी में आरएलडी की काट ढूंढ रही है समाजवादी पार्टी? इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में जाने के बाद से समाजवादी पार्टी खुद को पश्चिमी यूपी में कमजोर महसूस कर रही है। शायद यही वजह है कि एसपी ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के यूथ विंग अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी भी उसी रणनीति को फॉलो कर रही है जो रणनीति 2014 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब समाजवादी पार्टी के पास जो विकल्प हैं, उन्हीं विकल्पों के आधार पे वो अपनी स्ट्रेटजी को अंतिम रूप देना चाहती है। अखिलेश यादव अलग अलग इलाकों में क्षेत्रीय दलों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए चौटाला जी से मुलाकात भी की थी। जहां तक सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, तो समाजवादी पार्टी के साथ सभी धर्म और जातियों के लोग पहले से मौजूद हैं और चौटाला जी के आने से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और समय आने पे अगर प्रचार की बात होगी तो निश्चित रूप से वो प्रचार भी करेंगे। हालांकि 2027 के चुनावी नतीजे इस बात को ज्यादा साफ करेंगे कि एसपी का ये प्रयोग कितना सफल हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी के पीडीए फॉर्मूले वाला सफल प्रयोग के बाद पार्टी काफी उत्साहित है। मौजूदा समय में आरएलडी एनडीए का पार्ट है। ऐसे में दिग्विजय चौटाला के साथ मुलाकात करके अखिलेश यादव शायद इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जाट वोट बैंक को अपने साथ लाएं और गठबंधन का एक नया रास्ता तैयार करके 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम आरएलडी से होने वाले नुकसान की भरपाई का नया रास्ता निकाला जाए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण में सीएम योगी की भी तारीफ की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए पुरानी घटना बताई है। कैसे पुरानी सरकार की अक्षमताओं के चलते इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मर रहे थे। उस दौरान योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हो गई थी। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने आज संसद में जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की है। सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। दिमागी बुखार के कारण बच्चे, अनगिनत बच्चे मर रहे थे।
इनको कभी सूझा नहीं कि इस दिमागी बुखार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आदरणीय सभापति जी, आंख की बीमारी ट्रकोमा, लोग परेशान होते थे, आंखें चली जाती थी और विज्ञान प्रगति कर चुका था, हो सकता था, वो नहीं कर सकते थे। हमने दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रकोमा से भी देश के लोगों की आंखें बचाई। राज्यसभा में अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, उन्होंने एक गुजराती का सरनेम भी चुरा लिया था। पीएम मोदी ने निशाना साधा कि कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं किया है, घर के स्टार्टअप को भी लिफ्ट नहीं कर पा रहे। हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने, उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन के बाद ट्वीट किया और एक्स पर पोस्ट लिखकर पलटवार भी किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम सच्चाई से डर रहे हैं, इसलिए उन्होंने झूठ की शरण ले ली है। ये उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है कि सवालों से डर गए हैं पीएम। पीएम के भाषण पर राहुल गांधी का तंज है कि सिर्फ सवालों से इतनी ज्यादा घबराहट प्रधानमंत्री को क्यों है। तो उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया। राज्यसभा में उस वक्त बहस तीखी हो गई जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा हमला बोला और मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत भी दी। जेपी नड्डा ने कहा कि आप कांग्रेस को एक अबोध बालक का बंधन न बनाएं। इस पर खड़गे ने भी पलटवार किया और कहा कि आपकी पार्टी को पीएम ने बंधक बना लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते? राज्यसभा में बहस के दौरान जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक अबोध बालक ने बंधक बना रखा है। अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार कर कहा कि हमारी चिंता छोड़े, अपनी पार्टी की चिंता करें, जिसे पीएम ने बंधक बना लिया है। आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को अबोध का मतलब भी समझाया। प्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह, जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। राहुल गांधी पर बीजेपी के अबोध बालक वाले तंज पर सियासी वार पलटवार जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।